हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दवा बाय वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो आपकी नई एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग। और वैसे कुछ बोर्ड में आपको ये चैप्टर नंबर 5 मिलेगा। चैप्टर नंबर 4 है आपका वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इसको लेकर के अपूर्ण प्रभावता और सह प्रभावता के बारे में। ठीक, अपूर्ण प्रभावता और सह प्रभावता के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने जाना था आपके जो मेंडल के नियम जो थे, ठीक, उनके कुछ अपवाद थे उनके बारे में, जैसे प्रभावता का नियम और एक आपका पृथक्करण का नियम। ठीक है, उनका अपवाद। और इसमें हम बात कर रहे हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को दबाए वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और साथ साथ में ये वीडियो उन साथियों तक जरूर पहुंचा दें जो आपके साथ में क्लास 9, 10, 11 और 12 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आपके 9 to 12 आपके एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट और बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। बात करेंगे हम लोग इसमें आपके वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में। आपका जो टॉपिक हमारा रहेगा वो है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। देखो, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें कहीं पर स्टार्टिंग में आपने क्या, जब वो मेंडलवाद में पढ़ते हैं हम लोग, मेंडलवाद पढ़ते हैं, तो मेंडलवाद में क्या पढ़ते हैं, मेंडलवाद में पढ़ते हैं जो कारक होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पदार्थ होता है, ठीक, वो पदार्थ आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। ठीक है, तो मेंडल ने क्या बोला था, ये पदार्थ होता है, उस पदार्थ का नाम दिया था वो कारक है। क्या है, उससे बोल दिया था कारक। ठीक है, ध्यान सुनना, ये कब की बात है, तो मेंडल बाद आपको पता होना चाहिए 1865 में जो इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी, एक पत्रिका में इनका जो शोध था, ठीक, जो प्रकाशन हुआ था आपका भ्रूण पुस्तिका में, पत्रिका में, ठीक, 1865 में। तो इस उस टाइम पर इन्होंने क्या बोल दिया था, कुछ कारक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक, पीढ़ी टू पीढ़ी होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोल दिया था कारक, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेंडलीय कारक बोलते हैं, मेंडलियन कारक, मेंडलियन कारक, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक, फिर बात आगे आ जाती है आपकी, थोड़ी सी और बता दें, 1865 में। इसके बाद में 1900 ईस्वी तक क्या रहता है आपका, इनके शोध रहते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है, कोई ध्यान नहीं देता है, किसी को ध्यान इस पर नहीं जाता है। बात आ जाती है 1900 ईस्वी में, आपके 3 वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आपके, कौन से आते हैं, एक आते हैं आपके ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक, ह्यूगो डी ब्रीज आते हैं। एक आते हैं आपके एरिक वॉन शेरमार्क, एरिक वॉन शेरमार्क, ठीक, शेरमार्क आते हैं। और एक आते हैं आपके ह्यूगो डी शेरमार्क आते हैं। और तीसरे कौन से हैं आपके, तीसरे साइंटिस्ट आपके आते हैं कॉरेंसन, कॉर्न कॉरेंस, कॉरेंस, ठीक, डीब्रिज, शेरमार्क और कॉल कॉरेंस, ये 3 साइंटिस्ट आते हैं और ये अलग अलग डिस्कवरी कर रहे होते हैं, और लास्ट में ये पहुंचते हैं किसके पास में, मतलब किसके पास नहीं पहुंचते हैं, इनका जो रिजल्ट रहता है वो मेंडल जैसा ही रहता है। जो मेंडल बात कह गए थे 1865 में सबको बता के गए थे, ठीक, वही बात जो होती है ये लोग प्रूव करके आते हैं। ठीक, उस टाइम पर भी ये वर्ड देते हैं कि हाँ वो कारक है, इन्होंने बोल दिया था ये मेंडलियन कारक है, जो ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो लक्षणों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, इतनी बात ये बोल गए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और बात आ जाती है आपकी 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में। ठीक, 1902 ईस्वी में आपके 2 साइंटिस्ट आते हैं, वाल्टर सटन, क्या नाम है, वाल्टर सटन, ठीक, वाल्टर सटन। और एक आते हैं थियोडर, ये नाम याद रखना, थियोडर सटन, थियोडर
सॉरी वाल्टर सटन, और थियोडर कौन है आपके, बॉवेरी। वाल्टर सटन है और थियोडर बॉवेरी, जिसे हम बॉवेरी करके बोल देते हैं, बॉवेरी, ठीक, सटन बॉवेरी करके बोलते हैं, ठीक है, इनका ये नाम रखते हैं, साथ में याद रखते हैं, सटन बॉवेरी। बात कर रही है आपकी 1902 में। 1902 ईस्वी में ये क्या करते हैं, एक नया सिद्धांत देते हैं वंशागति का, जिसे बोलते हैं गुणसूत्रीय वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, कब की बात है, अब आ गई आपके सन 1902 में बात करेंगे। ठीक, अब आपके दिमाग में चीज आएगी जीन, 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 बात करेंगे जीन की। देखो जीन में बता दूं आपके लिए, जीन जो शब्द है, ठीक, ये कारक है वही जीन थे, लेकिन उस टाइम पर इसके बारे में कुछ इतना ज्ञान था नहीं उस टाइम के वैज्ञानिक लोगों को। तो जीन जो शब्द है वो 1909 में दिया जाता है जॉनसन के द्वारा, जॉनसन, ठीक, जॉनसन साइंटिस्ट होते हैं, वो आपके जीन शब्द देते हैं। ठीक, जीन शब्द आपके किससे देता है, जॉनसन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन 1902 की बात करेंगे जब आपका ये सिद्धांत दिया गया था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर ये मेंडली कारक ही थे, क्योंकि जीन के बारे में किसी को पता ही नहीं था। ठीक, ये कहते हैं कोई ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जिससे क्या होते हैं, लक्षण आपके शो होते हैं, ठीक है, जो मतलब लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये कहानी है। अब सुनो थोड़ा सा और यहाँ से आगे, इसी टाइम आप बात क्या होती है जब ये काम चल रहा होता है, और उस टाइम पर ये बात अभी कौन सी है, 1865 में, ठीक, 1865 में। बात आ जाती है आपकी 1888 में, 1888, ठीक, 1888, और थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे 1842 में, 1842 में साइंटिस्ट आते हैं नेगली नाम के, नेगली। ठीक, नेगली क्या देखते हैं, कोशिका के अंदर, जैसे ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है, कुछ सूत्रवत रचना है, सूत्र जैसी, मतलब धागे जैसी कुछ रचना है। ठीक, कुछ देखते हैं, कुछ में केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ठीक, बस संरचना दिखाई दे रही है, बाकी ये कुछ नहीं, धागे बोल देते हैं। और 1888 में आपके साइंटिस्ट आ जाते हैं वाल्डेयर, 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 वाल्डेयर। ये जो सूत्रवत रचना है इसको बोल देते हैं, वो कुछ नहीं, वो क्या है, वो गुणसूत्र है। क्या बोल देते हैं ये बोल देते हैं वो गुणसूत्र है। ठीक, तो पहले थोड़ी सी भूमिका ये बना लो, बात कब की है, 1888 में वाल्डेयर ने क्या कर दिया, गुणसूत्र बता दिया कि वो जो सूत्र दिख रहे हैं, जो धागे दिख रहे हैं केंद्रक में, क्रोमेटिन दिख रहे हैं, वो क्या है, आपके गुणसूत्र है। ठीक, और इसी गुणसूत्र को 1902 में इन्होंने गुणसूत्र के बेस पर एक इनहेरिटेंस का सिद्धांत दिया, वंशागति का सिद्धांत दिया, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। ठीक, यहाँ पर मैंने जितने भी साइंटिस्ट लोग बताए, जैसे आप कहते हैं नेगली हो गए, वाल्डेयर हो गए, ये 3 लोग हो गए, ये तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ इनके बारे में, जब मेंडल बात पढ़ा है उसी के बारे में। ठीक है, डीब्रिज है, एरिक वॉन शेरमार्क है, और कॉर्कोरेंस है। ठीक, इसके बाद में ये तो पढ़ेंगे ही आपके वाल्टर और सटन। ठीक है, सटन, सटन बॉवेरी, ठीक, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम बात करेंगे क्या है, तो इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने बताया था कि जिस प्रकार से मेंडली के कारक जोड़े में होते हैं, ठीक, जैसे अभी मैं आपको बताएंगे, 1 मिनट रुकेंगे। मेंडली कारक में जैसे मैंने बात की थी, जब मटर के प्रयोग किए थे मेंडल ने, तो वहां पर हम लोग जैसे आपको क्या कैपिटल टी लेते थे और स्मॉल टी लेते थे। ठीक, इसका मतलब क्या था, जो मेंडलीय कारक थे, क्या बात करते हैं, जो मेंडलीय कारक थे, मेंडलियन जो कारक होते हैं वो कैसे होते हैं, जोड़ों में होते हैं। ठीक, किसमें होते हैं, जोड़ों में होते हैं, जैसे ये लिखा है, ये मेंडलीय कारक ही है, ये जोड़ों में होते हैं। और इसके बाद में जब इनमें युग्मक जनन होता है, ये चीज बता गए थे वो, ठीक, मैंने बता गए, जब इनमें युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन मतलब ये क्या करेंगे, युग्मक बनाएंगे। जब ये युग्मक बनाते हैं तो कैपिटल टी यानी ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर भी मैं इसको अलग अलग कर दूंगा। ठीक, ये चीज मैं अच्छे से कर चुका हूँ पिछली क्लास में बहुत सारी। ठीक, हर क्लास में ऐसा नहीं यहाँ पर इनका नंबर ना आया। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके अलग अलग हो गए युग्मक जनन के समय। ठीक, 2 पॉइंट रखना है, कौन सी वाली, एक तो ये कारक होते हैं जोड़े में होते हैं, दूसरे जब इनमें युग्मक बनते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है,
तीसरी बात, जब इनमें निषेचन होता है, क्या होगा, निषेचन होगा। तो निषेचन पश्चात क्या होते हैं आपके, ये फिर से मिल जाते हैं। जैसे ये आपके जो है ये वाला टी जब इससे मिल जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, मैं केवल एक बनाऊंगा, सब ऐसे ही बनेंगे, ठीक। फिर से कैसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं और फिर से क्या कर लेते हैं, एक द्विगुणित संरचना का निर्माण करते हैं, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं, ठीक। जहां से क्या होता है, दोनों के लक्षण जो होते हैं यहाँ पर आ जाते हैं अगली वाली पीढ़ी में, यानी बोले तो जो F1 बनेगी, प्रथम पीढ़ी बनेगी, तो इसमें और इसके दोनों के लक्षण आ जाएंगे, इन दोनों के लक्षण आ जाएंगे, ठीक। लेकिन वो बात अलग है, प्रभावी कौन सा सो वही होगा जो प्रभावी होगा, ठीक। आ दोनों के जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कैपिटल टी इससे आया, स्मॉल टी इससे आया, तो यहाँ पर दिख तो रहा है जीनोटाइप तो है इसमें, जीन तो प्रेजेंट है, इसका कारक तो है, ठीक। अभी हम जीन नहीं बात, अभी मैं कारक की बात कर रहा हूँ, ठीक। ये जो जीन है ना वही कारक है, मेंडलिक जमाने का कारक है और जॉनसन जमाने का वो जीन है। तो कारक दोनों क्या गए ना, इसका कारक इसका और इसका भी एक कारक आ गया, ठीक। तो ये बात किसकी थी, ये बात बताई थी मेंडल ने। इसी बेस पर क्या कर दिया था आपके गुणसूत्र को हो चुकी थी, कब हो चुकी थी, 1888 में। तो गुणसूत्र की बेस पर इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने अपना एक वंशागति का नया सिद्धांत दिया, किसने, सटन और बॉबेरी ने, ठीक है। अब इसके बारे में लिखेंगे, भूमिका रेडी हो गई ना, क्या पढ़ना है, कहाँ पर क्या पढ़ना है। फिर इसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अब मॉडर्न जब जीन की डिस्कवरी हो गई तो इसमें कंपेयर कुछ लाइन्स लिख दी आपके अंदर में, ऐसे एक टेबल बनी हुई है, एक तरफ जीन लिखे हैं, एक तरफ गुणसूत्र लिखे हैं, उनमें अंतर, ठीक। और बाई चांस ये पेपर में पूछा भी जाता है, कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। तो हम बात करेंगे इसमें, इसकी बात करें वंशागति का आणविक, जो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, तो बात करेंगे इसमें क्या लिखा है, यह सिद्धांत वंशागति आणविक जो सॉरी गुणसूत्र सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत 1902 में वाल्टर सटन, ये नाम याद रखना, हम बात कर रहे थे आपके, ये सिद्धांत जो है 1902 में, ठीक है, 1902 में वाल्टर सटन व थियोडर बॉबेरी, थियोडर बॉबेरी ने दिया था, ने दिया था। अब देखिए इन्होंने दिया था, अब इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, ठीक, इसके आधार पर इन्होंने क्या बताया, तो यहां पर हम लिखेंगे इसके अनुसार, इसके अनुसार, क्योंकि इन्होंने कुछ तो तर्क दिया होगा ना, इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, लिखिए एक एक पॉइंट करके लिखवा देंगे क्या है आपका। फर्स्ट पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, इन्होंने क्या बताया था, तो बात करें किसके, आपके इसके अनुसार इन्होंने बोला था गुणसूत्र का व्यवहार, गुणसूत्रों का व्यवहार, गुणसूत्रों का व्यवहार मेंडलीय कारक जैसा होता है। तो मैं यहाँ पे मैंने कारक लिख लूँ, पूरा लिख देते, मेंडलीय कारक लिख देंगे, मेंडलीय या मेंडलियन कारक जैसे होता है, जैसा होता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी लाइन क्या बोली थी, दूसरा इन्होंने बोला था जैसे मेंडलीय कारक जोड़े में होते हैं तो ये भी जोड़े में होते हैं, क्या लिखेंगे, गुणसूत्र भी, गुणसूत्र भी कारकों के समान, ठीक है। कारकों, यहां पर मैंने पूरा लिखा है कि कारक लिखूंगा मैं, कारकों के समान जोड़ों में होते हैं, जोड़ों में होते हैं। अब जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे ना, बहुत बार अब देखा होगा एक्स वाई एक्स एक्स, ठीक, केवल एक्स नहीं देखा होगा, ठीक। वो कब होता है, जब युग्मक बनते हैं उस टाइम पर वो शक्ति लिखेंगे। ऐसे मेंडलीय कारक कैसे होते हैं, जैसे आपने कैप्टन टी पढ़ा था, स्मॉल टी पढ़ा था, ठीक। इसके बाद में या एक कैप्टन टी एक स्मॉल टी पढ़ा होगा, लेकिन कभी आपने अकेले नहीं देखा होगा, अकेले जब होते हैं जब युग्मक बनते हैं,
ठीक है, तो वो सारी चीजें लिखी थी। गुणसूत्र भी कारकों के समान जोड़े में होते हैं। दूसरा बात लिखेंगे इसके बाद में, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है गुणसूत्रों का व्यवहार होता है कारक के समान होता है और यहाँ पर समान जोड़े में होते हैं। और अगला पॉइंट ने बोला था गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र भी कारकों के समान कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, गुणसूत्र क्या है आपके कारकों की भांति जो जो जैसे कार्य काम करते मेनली कार्य कर रहे थे वो काम क्या कर रहे हैं, गुणसूत्र कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद में अगला पॉइंट करेंगे युग्मक जनन के समय, युग्मक जनन के समय, युग्मक जनन के समय ये अलग हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, अलग अलग हो जाते हैं। और जब निषेचन होता है, ठीक, निषेचन के समय, निषेचन के समय आपस में मिलकर, आपस में मिलकर फिर मिल जाते हैं आपस में। ठीक है, नर मादा मैंने यहाँ पर नहीं लिखा लेकिन ध्यान रखना नर और मादा जो होंगे उनके जो युग्मक होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे और जब निषेचन होगा तो वही आपस में फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, आपस में मिलकर द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, द्विगुणित बनाते हैं। ठीक, तो ये आपकी कुछ मोटी मोटी बातें हैं किसकी, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कि जो काम गुणसूत्र कर रहे हैं, जो काम कारक कर रहे थे मेंडले के टाइम पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया वो काम कौन कर रहा है, गुणसूत्र कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि गुणसूत्र जो व्यवहार है वो कैसा है, कारकों जैसा ही है। कैसा है, कारकों जैसा है। ठीक, इसके बाद में आगे बात जब बढ़ती है तो अब जब जीन आ जाता है, ये बात किसकी थी आपकी 1902 में, 1902 में ये दिया गया था और 1909 में आ जाता है जीन शब्द। फिर ये देखते हैं जो कारक होते हैं, ठीक, जो कारक होते हैं। और हाँ, एक पॉइंट अब मैं यहाँ पर नोट कर दूं और सा, इन्होंने और क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि जो कारक होते हैं, भिंडी कारक होते हैं वो गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। ये बात इन्होंने प्रूव कर दी थी यहाँ पर ही। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख दूं, कारक गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ठीक, हाँ, ये बता दिया कि जैसे कारक होते हैं वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। कारक मतलब तो जीन। अब थोड़ा सा समझे आपके लिए, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपके लिए 1909 में जॉनसन क्या करते थे, जो कारक कारक जो मेंडल और ये बॉवेरी साहब जो है बता रहे थे, इन्होंने वो कारक का एक नाम दे दिया था जिसे बोलते हैं जीन। जब जीन नाम दे दिया था तो यहां से क्या हुआ, जीन और इसमें, चलो इसको मिटा के बात करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में डिफरेंस लिखा आता है। ठीक, जब आप कुछ पढ़ेंगे तो उसमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और जीन में अंतर है, एक तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ये कौन सा है किसमें रहता है। ठीक है, बहुत आसान है, बस मात्र 3 सेंटेंस है इसमें, मात्र 3 सेंटेंस और कहानी खत्म तुम्हारी। देखो एक तरफ लिख लेंगे आप गुणसूत्र, गुणसूत्र, और एक तरफ लिख लेंगे जीन। ठीक, ये जीन मैं जब बता रहा हूं, जब जीन शब्द दे दिया था जॉनसन ने 1909 में। ठीक, तब की बात है। सबसे पहले बात क्या है, सबसे पहली बात है इसमें, क्योंकि जो बता गए थे आपके थियोडर और क्या नाम, थियोडर बॉवेरी और वाल्टर सटन, सटन और बॉवेरी बता गए थे कि जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में रहते हैं। तो यहाँ लिखे रखेंगे ये जोड़े में होते हैं। ये कैसे होते हैं, आपके जोड़ों में होते हैं। ठीक है, जोड़ों में होते हैं, कोई बात नहीं, ठीक बात है, जोड़े में होते हैं। ठीक उसी प्रकार जीन भी बताए गए वो कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, ये भी जोड़ों में होते हैं, ये भी जोड़ों में होते हैं, पेयर में रहते हैं, जोड़ों में
होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही बात है। अगली बात क्या है, इन्होंने बोला था इगमुक जन के समय ये अलग हो जाते हैं। इगमुक जन के समय क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। तो अगली पॉइंट नेक्स्ट आपकी लाइन बनेगी, इगमक जनन के समय। क्या लिखेंगे इस लाइन में, इगमक जनन के समय ये अलग हो जाते हैं। अभी एक डायग्राम भी मैं आपको ट्राई करूंगा थोड़ा समझाने का, जो दिया हुआ है उसमें दिखाया गया किस प्रकार से अलग होते हैं। ठीक, अलग हो जाते हैं। ये गुम जाने के समय अलग हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो होते हैं आपके जीन, ये भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे ये भी अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद में जब ये मिलते हैं तो ये समजात से ही मिलते हैं। ऐसे गुणसूत्र होंगे वो आपके समजात गुणसूत्र से मिलेंगे। ठीक है, निषेचन जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, आपके समजात गुणसूत्र मिलेंगे, अलग हो जाते हैं। इसके बाद में क्या लिखेंगे इसमें, चलिए अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक ही बात है। यहाँ पर बात करेंगे आगे आपके अलग होकर एक दूसरे से स्वतंत्र मिलते हैं। क्या मिलेंगे, स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, इतना लिखेंगे स्वतंत्र, एक दूसरे से क्या होंगे आपस में स्वतंत्र होकर के विसंयोजित होते हैं। अभी मैं आपको यही बताऊंगा कैसे होते हैं, विसंयोजित होते हैं। आपने मेंडल का तीसरा नियम पढ़ा है, स्वतंत्रता, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसमें क्या होता है, उसमें कोई जो कारक होता है वो दूसरे कारक को प्रभावित नहीं करता है, वो अपने इच्छा अनुसार फ्री है, किसी से भी मिल सकता है। वैसा यहाँ पर है, ये स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, किसी से भी मिल सकता है। एक्स वाई से मिल सकता है, वाई एक्स से मिल सकता है, एक्स एक्स से मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्या स्वतंत्र विसंयोजित होकर संयोग करते हैं, क्या मिलते हैं, होकर संयोग करते हैं। सेम वही लाइन आप लिखनी है, ये भी आप क्या देते हैं, एक दूसरे क्या कहेंगे वही स्वतंत्र होकर विसंयोजित होते हैं। ठीक, स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। स्वतंत्र कैसे होंगे, विसंयोजित होंगे, लेकिन एक दूसरे से होंगे, ये एक जोड़ा होगा पूरा। स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, विसंयोजित होते हैं, विसंयोजित होते हैं। ये लाइन आपकी कह रही है एनसीईआरटी की 3 लाइन लिखी हुई है, आप 3 से 4 लाइन है उसमें। ठीक है, एक तो जोड़े में होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसके अलग होने के बाद में ये जब डायगोट बनता है, ठीक, निश्चित टाइम पर, तो ये अपने आप अलग अलग जो होते हैं स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, ये व्यवहार करते हैं और विसंयोजित होते हैं अलग होकर के। ठीक, ये बात हो गई। अब थोड़े सा और हम बात करें गुणसूत्र में सिद्धांत की। एक चीज आप देखते हुए हैं गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हम बात करें इंसान के अंदर बात करते हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट वाली कहानी है, ये थिएटर वगैरह क्या करते हैं, ये जब ये सिद्धांत देते हैं और उसके बाद में जीन शब्द आ जाता है, कब आपका, तो जीन शब्द आ जाता है आपका 1909 में आ जाता है, 1909 में आ जाता है। और फिर से ये क्या करते हैं 1910 में, ठीक, 1910 में क्या करते हैं, ये अपने सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक, और क्या देते हैं, ये देते हैं जीन सिद्धांत, वंशागति का जीन सिद्धांत देते हैं। वो क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जैसा कि हमारी बॉडी में क्या होते हैं, गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 होती है, 23 जोड़ी। ठीक, अब क्या लक्षण हमारे में केवल 23 ही होते हैं, क्या लक्षण 23 ही होते हैं, नहीं होते हैं, लक्षण बहुत सारे होते हैं। लक्षण मतलब जो आपके माता पिता से मिलते हैं वो लक्षण, ठीक, आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षण की संख्या ज्यादा होती है और गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मात्र 23 होती है। ठीक, तो वो इतने सारे लक्षण कैसे आ गए। फिर ये क्या करते हैं, अपना दूसरा सिद्धांत देते हैं जीन सिद्धांत, वंशागति का जीन सिद्धांत, जीन सिद्धांत। ठीक, जीन सिद्धांत दिया जाता है।
वो देते हैं, वो इनका रीजन यही रहता है, ये बताते हैं गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आनुवंशिक लक्षणों से कम होती है। ठीक, आनुवंशिक लक्षणों से कम होती है। तो ये जीन जो सिद्धांत है उसमें केवल एक ही तर्क देते हैं, वो बोलते हैं आनुवंशिक लक्षणों आनुवंशिक लक्षणों की संख्या गुणसूत्रों से कहीं अधिक होती है, मतलब कहीं अधिक होती है। ठीक, तो इस बात पे ये बोलते हैं कि अब जी जो है, जो गुणसूत्र होते हैं वो ना होकर के अब क्या है, जीन है रिस्पॉन्सिबल, आनुवंशिक लक्षणों के लिए क्या, जीन उत्तरदायी हो गया है अब। ठीक, तो ये आपका मत आता है कब, आपका 1909 के बाद में 10 में आता है। ठीक, और एक बात यहाँ पर ये है कि ये जो कहानी बोल रहे हैं ये केवल एक परिकल्पना कर रहे थे, लेकिन एक जो प्रयोग किए हैं इन्हीं इसी सिद्धांत के जो प्रयोगात्मक परीक्षण किए हैं वो किए हैं टीएच मॉर्गन ने। क्या नाम है, टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन क्या करते हैं, गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं। और ये किस पर प्रयोग करते हैं, तो ये आपका करते हैं ड्रोसोफिला। ठीक, ड्रोसोफिला होती है आपकी ड्रोसोफिला मैनिग्लेस्टर, जिसे बोलते हैं फल मक्खी बोलते हैं, फल मक्खी। ठीक, फल वाली मक्खी बोला जाता है। इस पर ये अपने प्रयोग करते हैं, इसकी हम बात करेंगे इसके आगे वाली वीडियो में। लेकिन अभी आप देखिए जो आपका गुणसूत्र सिद्धांत है ये दे के चले जाते हैं, और इसका जो प्रयोग होता है ये करते हैं टीएच मॉर्गन, प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं इस सिद्धांत की। और इस सिद्धांत से क्या करते हैं, जो मेंडल का दिया हुआ नियम जो है, तीसरा नियम स्वतंत्र अध्ययन का नियम, वो ये क्या कर देते हैं, उसे कैंसिल कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं ये सारी जीव हैं वो लक्षण नहीं मान, मतलब वो नियम नहीं मानते, फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मटर में क्या होता था, मटर में एक बात सिंपल से, मटर में जो लक्षण थे, ठीक, जैसे कैप्टन टी स्मॉल टी जैसे आपने पढ़ा है, ठीक है, झुर्रीदार गोल पीला हरा, उनमें क्या थे, उसमें एक रीजन और था, उनमें जो संलग्नता आप पढ़ेंगे, ठीक, और एक आपका आता है पुनर्योजन, ये नहीं होता था। यदि संलग्नता पुनर्योजन होता तो ये भी मतलब मटर का जो प्रयोग है वो इतना संभव नहीं हो पाता। ठीक, तो यहां से आगे कहां जाएगी, ये इसी के आधार पर वंशागतिक गुणसूत्रीय सिद्धांत जो है टीएच मॉर्गन साहब जो है इसका प्रयोग करेंगे। और इसमें क्या बताएंगे, यहां से आपके दो सिद्धांत जो आते हैं, दो वर्ड आते हैं, एक पढ़ेंगे आप लोग सहलग्नता, ठीक, और दूसरा क्या आपका पुनर्योजन, ठीक, सहलग्नता, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक, ये क्या होता है इसकी हम बात करेंगे इससे आगे आने वाले वीडियो में। तो आप इतना ही रखेंगे इसके लिए, गुणसूत्र का सिद्धांत, इसके बाद में जीनमत, थियोडर स्वानसोरी, इनके यार नाम रखेंगे आपको सटन और बॉबेरी। सन है आपकी 1902। ठीक, थैंक यू।